नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तराखंड सरकार मंगलवार को अपना बजट सत्र शुरू करने वाली है और इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। अब आम जनता भी धामी 2.0 सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है। धामी सरकार करीबन 63,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश करने वाली है। इसको लेकर के विपक्षी पार्टियां अपने विरोध को जताने के लिए रणनीतिक खाके को भी तैयार करने में लगी हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश की जनता है जिसकी सरकार के द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को लेकर के कुछ उम्मीदें हैं, कई अपेक्षाएं हैं। जनता ने धामी सरकार से यह मांग की है कि महंगाई और बेरोजगारी पर बजट के अंदर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। युवा वर्ग हो या फिर कामकाजी और गृहिणी महिलाएं, सभी को सरकार के प्रति बजट के दौरान कई आकांक्षाएं होती हैं। तो आइए जानते हैं उस जनता से जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा पेश किए जा रहे बजट से अपनी अपनी तमन्नाओं को लिए बैठे हैं। आज के समय की परिस्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो आम जनता के हिसाब से हम लोग ये है कि जो हमारा कल से बजट सत्र चल रहा है, इसमें सबसे पहले तो मूलभूत जो सभी लोगों पे होता है कि अपनी राशन पानी की, घरेलू जो अभी सिलेंडर के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। बाकी जो आगे को आने वाली हमारी जो सबसे ज़्यादा फोकस शिक्षा पे और सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पे अगर फोकस किया जाए तो बजट का इन्हीं पे फोकस रहे तो हमारे कल के दिन आने वाला भविष्य भी अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा ये है कि महंगाई में थोड़ा कंट्रोल हो, जैसे गैस के रेट हो गए और ये शिक्षा में हो गया, और बाकी अब ये तेल हो, ये तेल के रेट भी बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के और पेट्रोल डीजल, इनमें थोड़ा सा वो होना चाहिए। इससे तो मेन जो उम्मीद है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और स्कूलों का है, क्योंकि एजुकेशन लेवल जो है पहाड़ों में ख़त्म होते रह रही। हर किसी का मतलब ये सिस्टम है कि अपने बच्चों को शिक्षा के लिए पहाड़ छोड़ के आना पड़ रहा है। मेन मुद्दा पहाड़ का यही है। नहीं तो पहाड़ में आप अगर हिसाब लगाओगे तो 10,000 की जॉब भी अगर किसी को मिल जाती है तो उसमें उसका सब कुछ पूरा हो जाता है। लेकिन उम्मीद उसकी ये रहती है कि पढ़ाई और जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, और आप रोड का हाल या आपने खुद ही देख लिया है कितनी मुसीबत होती है रोड में। अभी तो बरसात आई कुछ टाइम में, तो पूरे बरसात भर में ये रोडें पूरी खराब रहती है। मेन फोकस स्वास्थ्य और शिक्षा पे होना चाहिए। तो लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं क्या हैं, ये आप सुन रहे हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, महंगाई हो, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के हर बार बजट से बहुत उम्मीदें होती हैं। और अब ये धामी 2.0 का चूंकि बजट होगा तो इसलिए जनता इस बार भी बेहद उम्मीदें लगा करके बैठी है कि आखिर ये जो अपेक्षाएं जनता कर रही है उस पर कितना खरा ये बजट उतरेगा। तो उम्मीदें आपने सुन लिया किस तरह से जनता के द्वारा बताई गई। चूंकि लगातार हमने बातचीत की जनता से और जनता ने अपनी जो राय है उसको सामने रखा और साथ में ये भी बताया जनता ने कि क्या ये जो जनता है वो ये चाह रही है और बजट से जो उम्मीदें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस बार इस बजट के अंदर खास क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। फिलहाल हमारे साथ देवेंद्र भसीन जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। देवेंद्र भसीन जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और राजेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका भी स्वागत है। देवेंद्र जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करूंगा मैं, चूंकि अभी आप सुन रहे होंगे उत्तराखंड की कुछ जनता की हम लोगों ने राय अपने दर्शकों को भी सुनवाई। उत्तराखंड की जनता सीधे तौर पर यह चाह रही है कि जो बजट है उसमें उनको थोड़ा महंगाई से राहत मिल जाए, कुछ रोजगार के ऊपर काम हो जाए। और गृहिणियों का भी यही कहना है कि कुछ रसोई का भी बजट जो उनका बिगड़ा हुआ है उस पर भी अगर आप लोग कुछ राहत दे दें तो उनके लिए बेहतर होगा। कैसा रहने वाला है इस बार का यह बजट, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जो नया बजट आ रहा है उसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता से सीधे राय लेकर के तैयार किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री श्री प्रेम अग्रवाल जी, इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर जो है वो जनता से राय ली। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको आमंत्रित किया और उसके बाद जो उनके पक्ष था, जो उनकी अपेक्षाएं थी, उनको सुना। और ये सब बातें जो हैं बजट के अंदर किसी न किसी रूप में परिलक्षित होने वाली हैं। तो सीधे तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जनता की राय से जो बजट तैयार हुआ है उसमें जन अपेक्षाओं को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और ये बजट का जो आकार भी है वो पहले से बढ़ा हुआ है। करीब 63,000 करोड़ रुपए का ये बजट, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने भी एक बयान में कहा है, इतना होने वाला है। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर जो दिक्कतें रही हैं कोरोना काल की, अब उससे उत्तराखंड उभर रहा है। और इसी के साथ जो है हमारी जो कई गतिविधियां हैं वो भी अपने आप में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हद तक प्राथमिकताओं का सवाल है
निश्चित तौर पर उसमें युवाओं का पक्ष, महिलाओं का पक्ष, पूर्व सैनिकों का पक्ष और साथ ही किसानों का पक्ष के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, समाज के जो हमारे विभिन्न अंग हैं, व्यापारी भाई हैं, इन सभी के हितों की चिंता की जाने वाली है। और एक जो प्रायोरिटी सेक्टर रहेगा जो महसूस करता हूँ वो हमारा रोजगार का है। जी जी क्योंकि आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री श्री धामी जी की जो पहली इनिंग शुरू हुई थी इस विधानसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण जो काम किए थे उनमें 24,000 सरकारी पदों के बारे में विज्ञप्तियां निकालने का कार्य शुरू हुआ था और वो कार्य लगभग अब हमारा पूरा होने की स्थिति में आ गया है। इसके अलावा स्वरोजगार भी और जो विभिन्न हमारे निवेशक उत्तराखंड में आ रहे हैं और आएंगे, उनके साथ नौकरी की क्या व्यवस्थाएं रहने वाली हैं, वो हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अभी आपने सिलेंडर की बात की, तो हमने दृष्टि पत्र के अंदर एक वादा किया था कि जो गरीब हैं समाज के लोग, उनको हम 3 सिलेंडर प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है वो हम देंगे उनको। और इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की थी और उसका बाकायदा अब जो है वो जियो भी जारी कर दिया है। इसी प्रकार से समाज के जो अन्य वर्ग हैं, जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन की अगर मैं बात आपके सामने रखूं, तो पहले परिवार में केवल एक पत्नी या पति, इन दोनों में से एक को जो है पेंशन मिला करती थी। अब हमारी सरकार ने, धामी सरकार ने जो है ये दोनों के लिए कर दी है और साथ ही जो राशि है उसको भी 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दिया है। इसी प्रकार से जो अन्य हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उनका दैनिक जो भत्ता है, दैनिक मानदेय जो है, उसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया है। और साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ या अन्य जितने प्रकार के भी कार्य लोग करते हैं, उन सभी के मानदेय में वृद्धि हुई है। और शिक्षा मित्रों का भी जो मानदेय था, जो प्राइमरी कक्षाओं के लिए रहते हैं, उनका मानदेय भी 15,000 से बढ़ा करके 20,000 रुपये कर दिया है। तो ये धामी सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, ये उनकी एक झलक मैंने आपके सामने रखी है। और निश्चित तौर पर जो बजट हमारे सामने आने वाला है, उसमें सब बातों को समाहित किया जाएगा और जनमुखी जो है, जनहित का जो बजट है, वो हमारी सरकार जो है। चलिए देवेंद्र जी, हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे हैं और अब देखते हैं जब बजट का पिटारा खुलेगा तो उसमें जो बातें आप कह रहे हैं उसमें से कितनी बातों का ख्याल उसके अंदर रखा गया और जनता इसको किस नजरिए से देखेगी। मथुरा दत्त जोशी जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। मथुरा दत्त जोशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी, आपके ही पास में आऊंगा, जो कि देवेंद्र भसीन जी की बात को आपने सुना होगा। उम्मीदें बहुत होती हैं और जिसकी भी सरकार है उससे वहां की जनता उम्मीद करती है कि उसको राहत मिल जाए। जो बात यहां पर अभी देवेंद्र भसीन जी कह रहे थे कि आपको लग रहा है कि इस बार के बजट से कुछ अपेक्षाएं आपकी? हेलो जी। निश्चित रूप से देखिए, बजट तक चल रहा है, बहुत सी उम्मीदें हैं सरकार से। सरकार ने कई वादे भी किए। अभी जैसे कुछ चीजें रही, भसीन साहब ने भी कही है कि सरकार ये काम कर रही है। अभी इन्होंने जैसे कहा उसका पेंशन में कुछ धनराशि बढ़ाने की बात भी इन्होंने कही। विधवा या जो भी हमारी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, उनमें कुछ धनराशि बढ़ाने की बात की जरूर कही। तो काम अच्छे सरकार करेगी, निश्चित रूप से उसका हम स्वागत भी करेंगे। लेकिन मैं दूसरी बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि आप इस सरकार पर कितना यकीन कर सकते हैं? क्या इस सरकार पर यकीन किया जा सकता है? आपको मैं विगत 5 वर्षों के अगर बजट भाषण माननीय वित्त मंत्री जी के स्पष्ट हो जाता जी कि सरकार की करने और करने में कितना बड़ा अंतर है। जी 2017 के बजट में इन्होंने कहा था, बजट भाषण में माननीय मुख्यमंत्री बजट भाषण का बजट में हुई चर्चा का उत्तर दे रहे थे और उसमें साफ तौर पर इन्होंने कहा कि हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। क्या इन्होंने लोकायुक्त को स्थापित प्रदेश में कर दिया है? जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मुख्यमंत्री का कार्यालय भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाता है, उसमें तमाम आरोप लगते हैं। IAS अधिकारी के ऊपर आरोप लगते हैं, उनके यहाँ छापेमारी होती है, आय से अधिक संपत्ति इसके कार्यकाल में पकड़ी जाती है अधिकारी में। दूसरी बात इन्होंने कही, जो महत्वपूर्ण बात अभी रोजगार की बात आपने कही है, विगत 5 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया वो आपके सामने। जो विगत लास्ट के 2021 में जो विज्ञप्तियां निकली है, उनमें भर्तियां जरूर आजकल हो रही है, शायद पुलिस में है या अन्य विभागों में, उनमें गतिमान है, भर्तियां चल रही है। अब सवाल उठता है कि जो इन्होंने घोषणाएं की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात कही, जी क्या साहब मुझे ये बता सकते हैं, मेरा ज्ञानवर्धन कर देंगे तो मैं बड़ी मेहरबानी भसीन साहब की समझूंगा कि विद्वान आदमी है, बहुत पुराने आदमी है, वरिष्ठतम व्यक्ति है।
इंसाफ उसमें है वो है। अगर इनको बता दे तो अच्छी बात है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट का क्या हुआ, एक कहाँ किस चंबुली, मैं उदाहरण देकर आप उत्तरकाशी में आपका 1 प्रोजेक्ट के नाम पर कौन सा प्रोजेक्ट आपका उत्तरकाशी का है, कौन सा चंबुली का है, कौन सा पिथौरागढ़ का है, कौन सा आप चंपावत का मानते हैं, या 13 जिले हैं, 13 कौन से आपने ऐसे आइडेंटिफाई और प्रोजेक्ट किए हैं कि जो हम कह सकते हैं कि आप मार्केट में ला रहे हैं और वो बिक रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरा आपने कहा था, पिछले बजट बाथरूम में इनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, आपने कहा था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन, क्या किसी भी जनपद में कोई डेस्टिनेशन, कोई आपने पर्यटक गांव आपने विकसित करने की बात की थी, कहाँ आपने ऐसा कुछ किया करके दिखाया तो बता दीजिए। आपने कहा था जो मेधावी छात्र होंगे हम लैपटॉप देंगे, कितनों को आपने लैपटॉप दिया? हाँ, जाते जाते बस चुनाव को प्रोवाइड करने के लिए या चुनाव को आपने अपने पक्ष में करने के लिए नौजवानों को जो। चलिए मथुरा दत्त जोशी जी, कुल मिलाकर के आपका कहना यह है कि आपकी उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो कि आप यहां पर रख रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हम इस पर भरोसा कैसे करें? इसका मैं जवाब ले लूंगा देवेंद्र जी से, लेकिन राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा इसका आर्थिक पहलू भी समझते हैं। राजेंद्र बिष्ट जी, क्योंकि उम्मीदें बहुत होती हैं और हर बार हम लोग देखते हैं कि बजट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि उसका ख्याल भी रखा जाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बजट में नाउम्मीद भी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है इस बार या मौजूदा स्थिति या परिस्थिति को अगर हम लोग देखें तो उत्तराखंड का बजट क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा आशा के अनुरूप होने वाला है? क्योंकि लोगों की तो बहुत अपेक्षाएं होती हैं, उस पर खरा कितना उतरेगा? आप कैसे देखते हैं इस बजट को? देखिए, अगर आप इस बजट की जो बात हम कर रहे हैं, जो 22 और 23 का बजट आएगा, और इसको हम कंपेयर करें लास्ट ईयर बजट से जो करीबन 57,400 करोड़ का बजट था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10% जो है ये बजट जो है इसमें इंक्रीज किया जाएगा और ये करीबन 63 से 65,000 करोड़ के बीच का बजट होगा। अब जो इसकी जो विडंबना है इस बजट की, वो आज की नहीं है। विडंबना जो है सन 2000 से शुरू होती है, जब उसके बाद से पहली बार जब बजट पेश हुआ तो 4000 करोड़ का जो बोरोइंग हुई है, आज वो बोरोइंग बढ़ते बढ़ते जो है 90,000 करोड़ से ऊपर की जो है गवर्नमेंट की ओवरड्राफ्टिंग है, बोरोइंग है। एक पहली बात। दूसरी बात, जो अगर आप ये देखें बजट के अगर इंटरनल अगर आप जो है उसके फैक्टर्स में देखें, जो हमारा टोटल स्टेट रेवेन्यू आता है वो सिर्फ जो है 14,000-15,000 करोड़ के बीच का स्टेट रेवेन्यू है, पहली बात। दूसरी चीज, अगर उसके कंपोनेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो जो आपका सेल टैक्स है, वैट है, वो सिर्फ जो है क्या कहते हैं करीबन 2,000 करोड़ का है। जहां तक हम SGST की बात करते हैं, स्टेट GST की बात करते हैं, वो करीबन 4600-4700 करोड़ का है। अगर टोटल आप जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स देखें तो वो इतनी पुअर हैं कि हम किसी तरह से स्टेट को आगे नहीं ले जा सकते। उसका जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमें मदद करती है, करीबन 28,000-30,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तब जाके कहीं जो है हम लोग किसी तरीके से जो सेंट्रल जो भी स्कीम्स हैं उनको आगे कर सकते हैं और कहीं ना कहीं कुछ डेवलपमेंट का आगे कर सकते हैं। और जहां तक बात रही जो मूलभूत जो हमारी प्रायोरिटीज हैं, जिसमें हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वाटर रिसोर्स की बात करते हैं, और जो बेसिक चीज है ये सड़क की बात करते हैं, तो वो अगर सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट से ना आए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है ना कि चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमको अंतर्मन से ये देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। जो ये जो धामी 2 का जो बजट आ रहा है, इसमें एक चीज खास जो मुझे नजर आ रही है, वो नजर ये आ रही है क्योंकि एक हमें पूर्णकालिक जो है वित्त मंत्री मिला है, जो पहले नहीं होता था या किसी कारणों से नहीं थे। तो प्रेमचंद्र अग्रवाल जी जब से आए तो वो करीबन मैं बात कह रहा हूँ, पहले भी थे बट लेकिन इस बार जो है पिछले उसमें नहीं थे, तो अब जो है आए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो है बजट आने पे जो सबसे खास बात यह है कि बजट के ऊपर काफी काम किया जा रहा है, मुझे जो लगता है। और जो भी इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो मीटिंग हुई है, प्री बजट मीटिंग हुई है, चाहे उसमें कुछ बहुत सारी चीजें निकल के नहीं आए, लेकिन धामी सरकार की कहीं एक जो है कोशिश है कि सब लोगों से बात की जाए, कुछ नई बातें निकल के आए। मुझे जो लगता है जो हम लोग कहीं ना कहीं किसी बात में पीछे हैं, अगर आप टोटल GSDP की बात करें, टोटल स्टेट GDP की बात करें, तो जो पिछले साल करीब 2,78,000 करोड़ का था, अगर 10% में बढ़ा दें तो हमें लगता है कि साल करीबन 3 लाख करोड़ के पार जाएगा GST। तो अगर 3 लाख करोड़ के पार जाता है, और अगर हम उसके कंपोनेंट देखें कि कंट्रीब्यूटरी कौन कौन कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं, तो आप ये देखें कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो 10 से 11% का उसमें कंट्रीब्यूशन करता है। जबकि अगर आप ये देखें कि दूसरी चीज जो है, अगर आप ये देखें कि आपका जो
और अगर आप इंडस्ट्रियल का देखें, इंडस्ट्रियल में अराउंड 50% से ऊपर है, और सर्विस सेक्टर का जो करीबन 38% के आसपास में कंट्रीब्यूशन। जी सी एक्चुअली हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें बोरोइंग कम करनी है, और रेवेन्यू कैसे हम बढ़ा सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सब चीज में जो है हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसको एक जो है बजट के चश्मे से, स्टेट रेवेन्यू के चश्मे से नहीं देख पाते, और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये प्रेशर रहता है कि हम लोक लुभावन जो है क्या कहते हैं बात करें। अगर हम रियली अगर स्टेट को बढ़ाना है तो हम रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं उस पर बात करें, और उसको बात करने पे कैसे करें, तभी हम जो है फ्री बीज जितनी होते हैं, जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें जो सबसे बड़ा जो मेरा आकलन है, मेरा जो एनालिसिस है कि जो हमारा सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर जो 38% का कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको हम इमीडिएटली बढ़ा सकते हैं। और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं कि हम आईटी सेक्टर हो गए, या हम आपका जो होटल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज हैं, या हम पर्यटन की बात जो करते हैं, उसको हम जो है इमीडिएट बढ़ा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। सो जहां से हमें जो है क्या कहते हैं जीएसटी, या हमें स्टेट जीएसटी या सेंट्रल जीएसटी में मिलेगा, तो हमें वो पैसा जो है हमें किस तरह कर सकते हैं। अब जैसे 2022 में अगर आप देखें, जून के एंड तक जो भी जो है कंपनसेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कंपनसेशन भी हमारा बंद हो जाएगा। तो आने वाला जो टाइम है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल, बहुत tough और होने वाला आपने है। इसके तो बहुत कैसे हम सारे उसको ऐसे बात करें? तकनीकी कारण है राजेंद्र जी जो बताएं, मैं थोड़ा सा और इसको समझूंगा, लेकिन थोड़ा चूंकि अब ये पॉलिटिकल भी होता है और राजनीतिक पार्टियां हैं, और अगर आप सत्ता में आए हैं तो उसको भी आपको आप साधना पड़ेगा और उसको भी ध्यान में नहीं, रखना बिल्कुल, पड़ेगा, बिल्कुल, आखिर बिल्कुल। जनता ने आपको चुना है। मैं इसका एक जवाब ले लेता हूं देवेंद्र भसीन जी। देखिए, जो चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह हैं, वो सारी टेक्निकलिटीज आप लोग भी समझते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो बातें कही जा रही हैं या फिर जो वायदे आप लोग करते हैं चुनावों के दौरान, अब देखिए जैसे यहाँ पे मथुरा जी ने कहा कि भाई वो भरोसा कैसे करें, उम्मीद तो बहुत करते हैं, पुराने बजट का उन्होंने हवाला दिया, कुछ बातें उन्होंने आपसे पूछी कि आप इस बार भी अगर कुछ घोषणाएं कर देंगे तो वो इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, या वो जमीन पे उतरेंगी कैसे, इस पर उनको डाउट है। जवाब दीजिए देवेंद्र जी। देखिए, मैं भी राजेंद्र जी की बात का भी जवाब दूंगा और मथुरा दत्त जी की बात की बात करता हूँ मैं। राजेंद्र जी ने जो बात कही है अपने आप में महत्वपूर्ण है, और हम अगर पिछले साल के आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो 57,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट था, और कुल रिसिप्ट जो हमारी थी वो करीब 44,000 करोड़ से कुछ अधिक थी, और बोरिंग की जो उन्होंने विषय लिया तो 13,000 करोड़ के आसपास हमारा था। और हमारी सरकार की कोशिश ये है कि बोरिंग हम कम से कम करें, और कम से कम करने का तरीका ये है कि अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं, और इसीलिए जो सरकार हमारा रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए, अपनी जो आमदनी है बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अभी जो सर्विस सेक्टर की बात उन्होंने करी, निश्चित तौर पर सर्विस सेक्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण हमारा पर्यटन का है। अभी 4 धाम की अगर हम बात करेंगे तो आज की तारीख तक 20 लाख से अधिक लोग हमारे यात्रा में उत्तराखंड में आ चुके हैं। तो ये हमारा एक बड़ी सिल्वर लाइन है जो हमको बताती है कि उत्तराखंड के जो हमारा पर्यटन है उसको बढ़ाए जाने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं, और हमने जो अलग अलग क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए प्रयास किए हैं, चाहे रोपवे के माध्यम से किए हो, चाहे टिहरी झील का मसला रहा हो, चाहे अन्य चीज़ें रही हो, तो पर्यटन की तरफ हमारी सरकार का पूरा ध्यान है। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों की ओर भी हम काम कर रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उत्तराखंड का जो उसका आकार है अर्थव्यवस्था का, वो भी बढ़ गया है, और अर्थव्यवस्था का आकार अगर हम देखें तो सन 2000 और 2021 में ये करीब 2,34,000 करोड़ का था, जो अगले साल बढ़ करके 2,53,000 करोड़ हो गया। यानी कि उत्तराखंड का विस्तार अर्थव्यवस्था का ही बढ़ रहा है। और उसके साथ साथ जो प्रति व्यक्ति आय, यद्यपि वो हम उस पर बहस कर सकते हैं क्योंकि वो औसत होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन 1,88,000 की आय की बात आंकड़ों के हिसाब से जो बताई जाती है। तो सरकार का ध्यान निश्चित तौर पर, जो राजेंद्र जी बात कह रहे थे वो सही कह रहे थे, हमारा ध्यान पूरी तरह से उस ओर है। जहाँ तक मथुरा दत्त जी की बात थी, तो कांग्रेस का तो मैं ये कह ही सकता हूँ कि विरोधी दल होने के नाते उनसे मैं बहुत सपाट की प्रशंसा की उम्मीद तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, तो आपके ध्यान में हुआ कि धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। आपने देखा होगा कि आयुष अधिकारी स्तर के बड़े बड़े अधिकारी जो है वो निलंबित किए गए, अभी कुछ और अधिकारी IAS स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और मुख्यमंत्री जी ने खुद जो है छापे लगाए। साथ ही 1064 एक जो है एंटी करप्शन का एक ऐप जारी कर दिया गया है, जिसमें जनता से कहा गया है कि आपको अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी भ्रष्टाचार करता दिखता है, तो पैसे आपसे मांगता है, तो आप इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करें। करप्शन तो देवेंद्र जी देखिए एक बड़ा इशू है, उस पर आप लोग काम कर रही है और करना भी चाहिए, लेकिन आज चूंकि बजट पे चर्चा कर रहे हैं, मथुरा जी ने कहा कि आप ये बताइए
पिछले बजट से केवल अगर हम लोग कंपेयर करें तो जो घोषणाएं आपने की थी उसमें पूरी हुई कितनी है? क्या जो आप लोग कहने वाले हैं उसको कर पाएंगे आप लोग कि नहीं कर पाएंगे? ये सवाल था उनका बेसिक। ओडीओपी का भी वो जिक्र कर रहे थे कि लोक लुभावन बजट भले ही आप बना दें, लेकिन फिर वो उसका लाभ मिल कहां रहा है? देवेंद्र जी, पहली बात तो ये कि जो भी लैपटॉप की इन्होंने टैबलेट की बात की, तो हमारे छात्रों को दिया जा रहा है, जो हमने वादा किया था वो चीज की जा रही है। हमने पिछले लोग विधानसभा चुनाव के अंदर जो वादे किए थे उनमें से 90% से अधिक वादे हमने पूरे किए हैं। अब ये बार बार जो है उसकी बात जरूर छेड़ देंगे, उठा करके लोकायुक्त की बात छेड़ देंगे, लेकिन लोकायुक्त का इशू खत्म हो गया, जनता ने मोहर लगा दी है और जीरो टॉलरेंस जिसके लिए लोकायुक्त की आवश्यकता होती है। जरा मुझको समय दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए हाँ मथुरा जी, हाँ मथुरा जी की बात को अब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री खुद, कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार में लिख पाया जाता है। चलिए देवेंद्र जी अब थोड़ा सा समय मथुरा जी को देते हैं। मथुरा जी, हाँ मथुरा जी, एक बात बड़ी चुनौती के साथ और माफी के साथ सचिन साहब का मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ। मेरे सम्मानित मैं एक बार मुझे बड़ा बुरा लगा वसीम साहब के मुंह से अगर ये बात निकलेगी तो मैं समझूंगा कि भाजपा में चरित्र नाम की चीज नहीं रह गई है। मैं एक चुनौती के साथ पूछना चाह रहा हूँ वसीम साहब कि आगे हम लोग कभी बोलते नहीं, हमारे सम्मानित हमारे गुरुजी रहे हैं कि अगर भाजपा में नैतिकता है, विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, आपने भ्रष्टाचार की बात की है और विगत 5 वर्षों से आप उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में सत्ता में हैं, अगर आपकी पार्टी में, आपकी सरकार में, आपके मुख्यमंत्री में हिम्मत होती तो हरीश रावत को आपने बंद क्यों नहीं किया? उनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस क्यों दर्ज नहीं किए? झूठ बोल के काम नहीं चलेगा। एक बात गुरुजी उत्तर देंगे मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके मुखार बिंदु से मुझे बातें मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपकी सरकार की चलिए देवेंद्र जी बहुत जल्दी से, हाँ देवेंद्र जी जवाब शुरू में देखिए आप मैंने आपको नहीं टोका, मैंने आपको नहीं टोका। आप सुन लीजिए जरा प्लीज। आपके मुख्यमंत्री का ओएसडी बागेश्वर के जिलाधिकारी को पत्र लिखता है और आप ओएसडी को हटाते हैं और उसी ओएसडी को आप ये भ्रष्टाचार है आपके, ये भ्रष्टाचार है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैं कहना नहीं चाह रहा था। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। आप दोनों लोगों का, आप सभी लोगों का शुक्रिया बहुत अपना समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि बजट पेश किया जाएगा और बजट में जनता की जो उम्मीदें हैं देखना है ये है कि ये बजट इस उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। आज देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।